हेलो एवरीवन। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके नीट और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है अच्छे से, तो ये आपका एक बेस होता है, ठीक है। और आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि नीट और एम्स में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो सारे नीट और एम्स के PYQs जो हैं वो भी हम करेंगे वीडियो के आखिरी में, ठीक, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। तो मान लेते हैं एक ठेले वाला था और उस ठेले वाले के पास आप जाते हैं और आप कहते हैं 1 दर्जन केला दे दो, तो आपको कितने केला देगा? 12 केला देगा, ठीक। या फिर आपकी मम्मी जो है चूड़ियाँ जब खरीदती हैं तो आप वो कहती हैं 1 दर्जन चूड़ी दे दो। 1 दर्जन चूड़ी मतलब 12 चूड़ियाँ देना है ना। या आप कोई चीज़ पेयर में खरीद रहे हैं, मान लें 1 पेयर शूज़ आप कह रहे हैं दे दो, मतलब आपको 2 जूते मिलेंगे, है ना। तो ये होता है अलग अलग नापने का तरीका। दर्जन का मतलब 12 होता है, पेयर का मतलब 2 होता है, ठीक। लेकिन जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम इन टर्म्स को नहीं यूज़ कर सकते, डजन, पेयर, इनको नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अगर हम एक चुटकी भर कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें करोड़ों एटम्स आ जाते हैं, तो उसके लिए हम डजन या फिर पेयर जैसे टर्म नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोल टर्म, ठीक। तो समझते हैं कि मोल होता क्या है। तो मोल भी बेसिकली एक यूनिट है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए चीनी लेने गए किसी दुकान पे, तो चीनी आप कैसे लेते हैं? 1 किलो चीनी दे दो, है ना। या फिर आपने दूध लिया तो दूध कैसे लेते हैं? 1 लीटर दूध दे दो। तो किलो या फिर लीटर ये क्या है? यूनिट है। वैसे ही मोल एक यूनिट है और ये क्या नापती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। लेकिन ये किसके लिए यूज़ होती है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, यानी बहुत छोटी चीज़ों के लिए, ठीक। तो मोल इट इज़ अ यूनिट, एक यूनिट है यूज्ड टू मेज़र अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस की मात्रा नापने के लिए। कोई भी सब्सटेंस हो उसकी कितनी मात्रा है उसको नापने के लिए हम मोल यूज़ करेंगे, ठीक। अब बात आ जाती है कि मोल जो है वो आया कहाँ से, किस तरीके से ये बनाया गया या किस तरीके से हम इस पे पहुँचे हैं। तो देखो, बहुत समय पहले की बात है, जो साइंटिस्ट लोग थे वो क्या कर रहे थे? सारे एलिमेंट्स को एक एक करके नाप रहे थे। तो उन्होंने हाइड्रोजन को लिया, है ना। और ऐसा नहीं, हाइड्रोजन का वजन वो निकाल रहे हैं, कंपेयर कर रहे थे कि कौन हल्का है कौन ज़्यादा है। मान लेते हैं एक तराजू लिया, उसमें एक तरफ उन्होंने हाइड्रोजन रखा, एक तरफ हीलियम रखा, और कंपेयर किया कि दोनों में से कौन भारी है, ठीक है। इसी तरीके से कई एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सारे एलिमेंट उन्होंने एक एक करके तराजू में रखे और देखे, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट थे सारे उन्होंने रख के देखे। उन्होंने देखा जो हाइड्रोजन है ये सबसे हल्का एलिमेंट है, सबसे हल्का। तो उन्होंने हाइड्रोजन को एक यूनिट दे दी, या कह लो एक टर्म दे दिया। उन्होंने कहा कि इसका मास जो है वो 1 है, क्योंकि मास तो हमें नहीं पता था ना इसका। तो इन्होंने कहा क्योंकि ये सबसे हल्का है तो इसका मास हम 1 मान रहे हैं। अच्छा, हीलियम जो है हाइड्रोजन से 4 गुना भारी था, तो इसका मास साइंटिस्ट ने कहा 4 है, 4 है इसका मास। लिथियम जो है वो हाइड्रोजन से 7 गुना भारी था, तो इसका मास साइंटिस्ट ने 7 मान लिया। बेरिलियम जो है वो हाइड्रोजन से 9 गुना भारी था, तो इसका मास 9 मान लिया। बोरॉन जो है 10 गुना भारी था, तो 10 हो गया मास। कार्बन 12 गुना था, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16 गुना। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इन्होंने सबका मास रख दिया, और ये कंपेयर्ड मास है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन 1 ग्राम का है, हाइड्रोजन का एटम 1 ग्राम का होता है, नहीं। हाइड्रोजन सबसे कम मास का है तो उसको 1 लिख दिया, बाकी सबका उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। क्योंकि हाइड्रोजन जो हीलियम है वो 4 गुना भारी है हाइड्रोजन से, तो उसका मास 4। ऑक्सीजन 16 गुना भारी है तो उसका मास 16। इस तरीके से इन्होंने यूज़ किया। अब इन्होंने यूनिट नहीं दी, 1 के आगे इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि 1 kg है या फिर ग्राम है, क्या है, कुछ नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था एक्चुअल मास, है ना। हम तो कंपेयर करके लिख रहे हैं बस। फिर बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि देखो, हाइड्रोजन को हम रेफरेंस नहीं ले सकते, हाइड्रोजन उतना स्टेबल नहीं है। और 4-5 रीज़न और दिया उन्होंने कि हाइड्रोजन को हम रेफरेंस क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ज़्यादा पाया नहीं जाता, इस टाइप के उन्होंने कई सारे रीज़न दिए। फिर उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की जगह हम कार्बन को रेफरेंस लेंगे, ठीक। जो साइंटिस्ट आए नए वाले, उन्होंने कहा हम कार्बन को रेफरेंस लेंगे। लोगों ने पूछा क्यों लोगे? तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लिविंग सिस्टम में पाया जाता है, जैसे हमारी बॉडी है पूरी कार्बन की बनी हुई है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बन का C12 वाला जो आइसोटोप होता है, C12, उसी को इन्होंने रेफरेंस दिया। अब देखो, अब कार्बन को हमने रेफरेंस लिया, कार्बन से 12 गुना कम हाइड्रोजन है, तो इसी वजह से इसका मास 1 रख दिया, ठीक है। कार्बन से 12 गुना हल्का है हाइड्रोजन, इस वजह से इसका मास 1 रख दिया, ठीक। अब कार्बन के हिसाब से सबका मास रखा गया, ठीक है। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, बस हमने हाइड्रोजन से चेंज करके अपना रेफरेंस कार्बन पे कर दिया, ठीक है। रेफरेंस हमने चेंज कर दिया, कुछ खास चेंज नहीं आया।
तो कार्बन के तुलना में जो जितना भारी होगा उसका मास उसी हिसाब से रखा जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया कि एक यूनिट दे दी, इस कंपेयर करके, अभी भी कंपेयर करके ही रखा जा रहा है। कार्बन से जो 12 गुना हल्का है उसको 1 लिख दिया गया, कार्बन से जो 3 गुना हल्का है वो हीलियम हो गया, है ना। कार्बन को 3 गुना आप डिवाइड करो, 12 को 3 से 4 आ जाएगा। अभी भी कोई यूनिट नहीं थी, तो इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि हम एक यूनिट रखेंगे जिसको हम कहेंगे AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और बाद में साइंटिस्ट ने कहा AMU इतना बड़ा लिखने की जगह हम सिर्फ U लिख देंगे, U मतलब यूनिफाइड मास। तो देखो ज़्यादातर केमिस्ट्री में हम AMU ही लिखते हैं, लेकिन हम U भी लिखा रहे तो चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक चीज़ डिराइव हुआ कि मास क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन के कंपैरिजन में वो एटम कितना हल्का है या कितना भारी है, यही एटॉमिक मास है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज, कार्बन के कंपैरिजन में कोई चीज़ कितना हल्का है या कितना भारी है, वही उसका एटॉमिक मास है। पहले हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कहा गया, लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कार्बन के कंपैरिजन में कहा। तो एक चीज़ आपको पता चल गई एटॉमिक मास क्या होता है। अब एटॉमिक मास कुछ याद होने चाहिए आपके, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16। ठीक है, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक C12 एक C14 आता है। ठीक है, लेकिन C12 वाला स्टेबल होता है, तो इस वजह से हम C12 यूज़ करते हैं। ठीक, तो कार्बन का अगर बताया जाए कि एटॉमिक मास क्या है तो 12 AMU है। ठीक, अब थोड़ा सा इसको अगर लिखना है तो लिख लो, थोड़ा इरेज करते हैं, 1 सेकंड, नीचे जगह है थोड़ा, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हम मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन का हमें किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि एटॉमिक मास जो है वो 12 AMU है। जब AMU में दिया रहता है तो हम एक एटम की बात करते हैं, मतलब कार्बन का एक एटम 12 AMU के बराबर है। तो AMU मतलब होता है 1 एटम का जो मास है वो AMU होता है। लेकिन इसी को अगर ग्राम में लिख दिया जाए कि कार्बन का एटॉमिक मास कहीं पे दिया है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल कार्बन का मास। ठीक, तो 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको दोनों तरीके से दे रखी रहती है। जनरली हम ग्राम वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, जब मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो ग्राम वाला, क्योंकि यही तो मोल में है, ये तो एटम में है। एक एटम में ही हम 1 मोल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास अगर आपको दे रखा है 12 AMU है तो मतलब वो 1 एटम का मास दे रखा है। लेकिन अगर वहीं दे रखा है 12 ग्राम है तो मतलब वो 1 मोल कार्बन का मास दे रखा है। अब आते हैं मोल पे। ठीक है, तो एटॉमिक मास समझना आपके लिए ज़रूरी था, इस वजह से मैंने ये समझा दिया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं कि मोल है क्या। तो डेफिनेशन लिखते हैं, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस that has exactly 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये मोल की डेफिनेशन है। अगर हम कह रहे हैं हमारे पास 1 मोल चीनी है तो मतलब हमारे पास चीनी के 6.022 into 10 की पावर 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं। चीनी के इतने एटम्स हैं हमारे पास। ठीक है, एटम्स चीनी के क्या कह लो, चीनी के कंपाउंड कह लो। या हम कहते हैं हमारे पास 1 मोल सोडियम है तो हमारे पास 6.022 into 10 की पावर 23 सोडियम के एटम्स हैं। तो 1 मोल क्या होता है, उतना सब्सटेंस जिसके अंदर एग्जैक्टली इतने सारे पार्टिकल्स हों। अगर हमने कहा है कि हमारे पास 1 मोल बनाना है, मतलब 1 मोल केला है, तो हमारे पास 6.022 into 10 की पावर 23 केले हैं। अब उसको आप दर्जन में नाप सकते हैं, किलो में नाप सकते हैं, या फिर मोल में नाप सकते हैं। लेकिन केले के लिए तो मोल हम यूज़ नहीं करेंगे, मतलब इतने केले तो आ नहीं सकते। तो इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है एटम्स के लिए जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो मोल क्या है, कोई भी सामान हो आपके पास, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका उतना अमाउंट जिसके अंदर 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड है, कुछ भी है, पार्टिकल होने चाहिए। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन जो आता है, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएँ। वो इससे आता है कि मोल हम निकाल कैसे सकते हैं।
तो मोल निकालने के करेक्ट 3 फॉर्मूले हैं, एक साथ याद रखना है, ठीक है। मोल को हम n लिख के चल रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये जो नंबर है 6.022 × 10⁻23, इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। n कैपिटल A कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है इसको, ठीक। मतलब इस डिजिट को, ये जो पूरा का पूरा डिजिट है 6.022 × 10⁻23, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। मोल निकालने के 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है अगर आपको वेट दिया है, ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ वेट दिया है कि मान लो 10 ग्राम हमारे पास चीनी है, उसका मोल निकालो, तो जब आपके पास वेट दिया है तो क्या लगेगा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है अगर आपके पास वॉल्यूम दिया है, कोई भी चीज़ है उसका वॉल्यूम दे रखा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। और तीसरा फॉर्मूला होता है जब आपके पास किसी भी चीज़ का नंबर दे रखा है, ठीक है। तीनों को समझेंगे हम। पहला वेट वाला फॉर्मूला, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये होता है जब आपको वेट दिया हो। तो मान लो अभी कह दिया गया कि आपके पास 10 ग्राम कोई चीज़ है, उसका मोल निकालो। मान लो 10 ग्राम आपके पास कार्बन है, मान लो 10 ग्राम कार्बन का वेट निकालो, मोल निकालो। तो आप लिखेंगे मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, ऊपर वेट रखना है, मतलब हमारे पास 10 ग्राम कार्बन है तो ऊपर 10 रखेंगे, नीचे मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12। ये आपका मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वही मोल हो जाएगा, ठीक। दूसरा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मतलब आपको किसी चीज़ का वॉल्यूम दिया रहे। अब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना, गैस के लिए होता है, सिर्फ गैस के लिए। तो मान लेते हैं आपको दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस है, उसमें कितना भी वॉल्यूम दे रखा है, मान लो 10 लीटर हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, कितने मोल होगा उसके अंदर। तो नंबर ऑफ मोल अगर वॉल्यूम दे रखा है तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर। अच्छे से इसको ध्यान देना, वॉल्यूम हम रखेंगे लीटर में अपॉन 22.4, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक। यहाँ पे एक और कंडीशन है, एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात की जाए तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, वो भी गैस के लिए। तो इस फॉर्मूले में देखो 2 कंडीशन आ रही है, एक तो गैस के लिए वैलिड है, दूसरी चीज़ STP पे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर गैस। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो एक तो STP पे होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वो गैस होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा, ठीक। तीसरा फॉर्मूला है नंबर का। मान लो आपको पास दे रखा है कि हमारे पास 10 लाख वाटर के मॉलिक्यूल हैं, बताओ कितने मोल है। तो इसमें फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर उसको हम n लिख दे रहे हैं, अपॉन Na। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, ठीक, Na एवोगैड्रो नंबर। तो ये भी आसान है, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे n क्या है, गिवन नंबर, मतलब हमें दे रखा है कि 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं तो ऊपर हम 10 लाख लिखेंगे, और Na क्या है 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। तो ऊपर हम गिवन नंबर, नीचे एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे और मोल आ जाएगा, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं और ये बहुत सवाल, मतलब आपको हर एक सवाल समझ लो 90% सवाल आपका इस 3 फार्मूले से आसानी से हो जाता है, जो मोल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले का अच्छे से आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अच्छे से नोट कर लो। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और सीखते हैं। अच्छा, पहला फार्मूला देखो, पहला फार्मूला था जब हमें वेट दे रखा है, तो हमें दे रखा है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मान लो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मॉलिक्यूलर वेट हम इधर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यानी मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही, देखो
कि अगर हमारे पास 1 मोल है किसी चीज़ का, तो मतलब उसका वेट जो हमने लिया है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर लिया है। समझ रहे हो ना? अगर हम किसी चीज़ का 1 मोल ले रहे हैं तो मतलब उसका वेट हमने कितना लिया है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, तभी तो 1 मोल आएगा। अब देखो ऊपर भी जो नंबर है वही नंबर नीचे होना चाहिए, दोनों नंबर सेम रखोगे तभी तो 1 आएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हम अगर 1 मोल कोई सब्सटेंस का लेते हैं तो एक्चुअल में हम उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर उस सब्सटेंस का ले रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिखते हैं और थोड़ा सा देखते भी हैं कि कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये तो देख ही चुके हो, लिख लो। ठीक है, तो क्या लिखना है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, उसके एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, मान लेते हैं 1 मोल ऑफ कुछ भी ले लो, जैसे HCl ले लेते हैं, ठीक है, या कुछ और ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, अभी आसानी शुरू करते हैं, है ना। 1 मोल ऑफ H2O, पानी दे रखा है, 1 मोल ऑफ H2O। एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा रीडिज़ाइन करते हैं। फाइंड वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। पानी का हमको 1 मोल दे रखा है, उसका हमें वेट निकालना है। ठीक है, फाइंड वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। तो वही फार्मूला लगाते हैं, देखो वेट दे रखा है तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही फार्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कितना है? 1 है। 1 इक्वल टू वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होता है? तो देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, तो यानी 2 और ऐड हो जाएगा, तो 16 प्लस ये 2, ठीक, 16 2 18 हो जाता है। ठीक, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे 18 लिखेंगे। अब देखो वेट कितना आ गया, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, वेट इक्वल टू 18 आ गया। अच्छा, वेट 18 आया, यानी 1 मोल H2O का वेट कितना है? 18 है। और 1 मोल H2O का 1 मोल H2O कह रहे हैं, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? वो भी तो 18 ही होता है, अभी हमने निकाला। तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लोगे आप, उसके मॉलिक्यूलर वेट के ही बराबर वो आएगा। ठीक, तो जैसे आप क्वेश्चन मान लो कई सारे पूछे आ रहे हैं, मान लो आपके दे रखा है कि 1 मोल हमने, मान लो क्या ले रखा है, NaCl दे रखा है, इसका वेट कितना होगा? तो इसी के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। Na का मॉलिक्यूलर वेट 23, क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है 35.5 होता है शायद, हाँ 35.5 होता है। तो 5 3 8 और 3 2 5.5, इतने ग्राम हमारे पास 1 मोल NaCl लेंगे तो इतने ग्राम NaCl आएगा, क्योंकि 1 मोल NaCl में कितना मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होगा। 1 मोल कार्बन ले रहे हैं, बताओ कितना इसका वेट कितना होगा? तो 1 मोल कार्बन लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट होगा इसका। 1 मोल कार्बन कितने ग्राम होगा? 12 ग्राम, इतना ही तो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। हमारे पास कुछ भी है, 1 मोल हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6। बताओ 1 मोल ग्लूकोज मतलब कितना ग्राम? तो इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 12 × 6 ना, कार्बन का 12 होता है, टोटल 6 है, तो 12 × 6 प्लस, सॉरी हाँ सही है, 12 × 6, फिर हाइड्रोजन टोटल 12 है इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 16 × 6, ऐड करोगे आप 180 आ जाएगा, है ना। 12 × 72, 12 और 16 6 96, 6 4 10, 9 1 10, 7 8 18, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो बोला जाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक दुकान पे जाओ, मान लो आपको दुकान पे भेज दिया गया, दुकान पे जाओ, हमें 1 मोल C6H12O6 लेके आओ या 1 मोल ग्लूकोज लेके आओ, आपको ऐसा बोल दिया गया। अब किसी ग्रोसरी की दुकान पे जाओगे और बोलोगे कि हमें 1 मोल ग्लूकोज दे दो, तब तो मार के भगा देगा। आपको क्या करना होगा? 1 मोल ग्लूकोज को कन्वर्ट करना होगा कितने ग्राम हुआ। अब वहाँ पे आप कन्वर्ट करोगे 6H12O6, इसको आप ग्राम में चेंज करोगे तो उतना ही आ जाएगा जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो 180 ग्राम। तो आप दुकान पे जब जाएंगे तो आप कहेंगे कि 180 ग्राम हमको C6H12O6 यानी ग्लूकोज चाहिए। तो 1 मोल किसी भी चीज़ का किसके बराबर होता है? उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। ठीक, ये हमें इस फॉर्मूले से पता चला, तो ये इतना आप अच्छे से नोट कर लो।
नोट कर लो तो फिर मैं इरेज कर दूँ। ठीक, ये फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला याद रखोगे तो इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये थोड़ा याद करा दे रहा हूँ क्योंकि आसानी हो जाए। ठीक है, तीनों फार्मूले से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें पता ही चलती हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास था नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में है ना, अपॉन 22.4। ठीक, अच्छा अगर n इक्वल टू 1 हो जाए, नंबर ऑफ मोल 1 हो जाए, तो रखो फार्मूले में 1 इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, है ना। इधर इसको भेज दो, यानी वॉल्यूम इक्वल टू 22.4। देख रहे हो, अगर 1 मोल हमारे पास कोई चीज़ है तो उसका वॉल्यूम कितना आ जा रहा है, 22.4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रिजल्ट है क्योंकि हमारे पास 1 मोल चाहे जिस चीज़ का हो, वॉल्यूम तो 22.4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है, वॉल्यूम जो है वो 22.4 ही आएगा, क्योंकि मोल हमने 1 ले रखा है। हमने कहा 1 मोल आपके पास, 1 मोल मान लो H2 है, वाटर है। ठीक है, वाटर गैस है मान लेते हैं गैस लेनी पड़ेगी यहाँ पे, H2 ले लेते हैं। 1 मोल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, क्योंकि ये गैस आपको पता है STP पे होना चाहिए, और गैस के लिए ये फार्मूला है। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, बताओ कितने लीटर हाइड्रोजन है हमारे पास। देखो, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, वॉल्यूम इक्वल टू 22.4। 1 लीटर हमने हाइड्रोजन लिया, वॉल्यूम 22.4 है। हमारे पास एक मोल है ना, हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, बताओ कितने लीटर होगा। मोल इक्वल टू 1 मोल है ना, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। अगेन वॉल्यूम ये इधर ले जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, V इक्वल टू 22.4। देख रहे हो, वॉल्यूम 22.4 फिर आया, चाहे वो हाइड्रोजन है चाहे ऑक्सीजन है। हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, बताओ कितने लीटर होगी। मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अगेन ये मल्टीप्लाई हुआ, वॉल्यूम इक्वल टू 22.4। हमारे पास कोई भी मोल है, 1 मोल एक्स गैस है, कोई भी मोल है, तो कोई भी गैस है, एक्स मोल मतलब X2 गैस है, 1 मोल, कितना वॉल्यूम आएगा, 1 इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। मोल 1 मोल है ना, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम इक्वल टू 22.4। देख रहे हो, और यही चीज़ ऑब्जर्व किया था एवोगाड्रो ने। ये चीज़ एवोगाड्रो ने बताई थी कि अगर हम 1 मोल किसी भी गैस का लेंगे तो उस गैस का STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जो वॉल्यूम होगा वो बराबर आएगा। देख रहे हो, 1 मोल चाहे हाइड्रोजन का ले, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2, सबका 22.4 लीटर आएगा। ठीक, ये एवोगाड्रो ने ऑब्जर्व की थी। तो ये दूसरे फॉर्मूले से हमें पता चला। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चली कि देखो, क्योंकि सारे जो है 1 मोल हमने ले रखे हैं, तो सब में क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक, तो अगर हम बोले कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन है, और इस 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के, 6.022 इंटू 10⁻24, क्योंकि 1 मोल है ना, 1 मोल में इतना ही तो नंबर होता है मॉलिक्यूल का, 6.022 इंटू 10⁻24। हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन है तो कितने लीटर ऑक्सीजन होगी, 22.4, और इस 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, 6.022 इंटू 10⁻24, क्योंकि ये इतना ही होता है 1 मोल में। ठीक, तो ये दूसरे फार्मूले से हमें पता चला। ठीक है, और तीसरे फार्मूले का भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू N अपॉन Na। यहाँ पे N क्या है, गिवन नंबर, जितना नंबर हमें दे रखा है। मान लो हमें दे रखा है कि हमारे पास 10 की पावर, एक सेकेंड रुक जाओ, हमें दे रखा है हमारे पास 12 इंटू 10 की पावर, एक सेकेंड, 12.044 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स हैं N2 के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ये कैपिटल N है हमारा, है ना, हमारे पास कैपिटल N दे रखा है। 12.044 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स हमारे पास नाइट्रोजन के, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला N यानी गिवन नंबर, यानी 12.044
इंटू 10⁻20 अपॉन Na एवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23, ये 20 था सॉरी, ठीक है। अब इसे को काट दो, ये इससे गया 2 टाइम्स और ये इससे कट जाएगा तो ये 10⁻3 नीचे बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आसान है, काफ़ी आसान है निकालना। दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हो, n=n/Na दे रखा है। अगर हम 1 मोल के लिए देखें तो 1=n/Na, यानी n=Na, यानी 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, Na के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर 1 मोल में, ठीक है। ये हमें इससे फार्मूले से पता चल जाता है, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, ठीक। ये 3 फार्मूला, तीनों फार्मूले के हमने क्या कर लिए, थोड़ा सा हमने एनालाइज कर लिया तीनों फार्मूलों को। अब एक आखिरी चीज़ है, कहीं भी आपको दे रखा है कि ग्राम एटम, ऐसे दे रखा है, मान लो वो रखा है कि हमारे पास 2 ग्राम एटम है नाइट्रोजन का ऑफ N2, इसका मतलब जो होता है, ग्राम एटम जब साथ में लिख रहा है तो इसका मतलब होता है 2 मोल ऑफ N2, मतलब नाइट्रोजन के हमारे पास 2 मोल है। कहीं दे रखा है 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 ग्राम मॉलिक्यूल हैं, तो बताओ कितने मोल हो गए, मतलब 2 मोल ऑफ H2। तो ग्राम एटम कहीं दे रखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल दे रखा हो, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल, जब साथ में लिखा हो, ठीक है, ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है साथ में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मोल होता है, ठीक। तो ठीक है, बस यही मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इतना ही चीज़ें पढ़नी थी हमें, मोल कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हुआ। अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और आप देखेंगे इसी 3 फार्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चन लगाएंगे जितने भी हैं, ठीक। चलो ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन पे। तो अब हम करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सारे हम क्वेश्चन करेंगे जो भी नीट और बोर्ड्स, नीट और एम्स में आए हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसके पास सबसे ज़्यादा एटम है, ये निकालना है। अच्छा देखो, सबका वेट दे रखा है 1 ग्राम 1 ग्राम, और वेट के लिए मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसी का एटम ज़्यादा होगा, ठीक। तो निकालते हैं एक एक करके। ए वाला ऑप्शन में देखो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट दे रखा है 1, मॉलिक्यूलर वेट भी आपको सारे दे रखे हैं 108, है ना, ये हो गया पहले का मोल। बी वाले देखते हैं, एन इक्वल टू 1 अपॉन 24। सी को देखते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है। अच्छा, सी वाला ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर वेट देखो, ओ का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, लेकिन O2 है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर वेट 32 होगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, देखो O2 दे रखा है, O2 एक मॉलिक्यूल है ना, O2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होता है। अब ये दोनों ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पे 2 एटम है, ये समझो, और हमें पूछा क्या गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये एक चीज हर एक क्वेश्चन में ध्यान देना कि नंबर ऑफ एटम पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है, तो हमें नंबर ऑफ एटम पूछा गया है, और ये हमने मोल्स किसके निकाले हैं, मॉलिक्यूल के, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/16। डी वाले में आ जाओ, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट यानी 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी 7। तो यही आपको कंपेयर कर लेना है चारों, आप देखेंगे डी वाला मोल सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे कम है, ठीक है। जिसका नीचे वाला डिनोमिनेटर सबसे कम, उसका वैल्यू ज्यादा होती है ना, क्योंकि ऊपर तो सब सेम है, 1 1 है ऊपर सबके। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। तो आसान क्वेश्चन था, आपने देखा एक ही फॉर्मूले से आपका आंसर तुरंत आ गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल किस में है। तो देखो ए ऑप्शन है 18 ml ऑफ वाटर। अच्छा, ml दे रखा है तो कुछ लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं कहा कि STP पे है, या फिर ये भी नहीं कहा कि वाटर वेपर है ना, गैस के फॉर्म में है, ये भी चीज नहीं दी हुई है। और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला जो होता है, यानी वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ये तो तब लगता है जब STP पे हो, और 2 कंडीशन होती है ना, गैस जब STP पे हो और ये गैस के फॉर्म में रखता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम देख के ये वाला फॉर्मूला ना लगा लेना, गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 1। मास कितना दे रखा है, मास तो निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है 18, तो मास अपॉन 18 इक्वल टू 1, यानी मास इक्वल हो गया 18 ग्राम। तो 18 ml वाटर मतलब 18 ग्राम वाटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो पहले वाले में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट वो वाला याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना हो गया, 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट O2 का H2O को आप निकालेंगे तो 18 ही आ जाएगा। 16 इसका, 2 ये, 16 2 18, ठीक। 18/18 यानी 1 मोल। बी ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 0.18 ग्राम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट यानी 0.18 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको अगर सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 18, नीचे हो गया 1800, बस 1/100 यानी 0.01 मोल, ठीक। 1 मोल 0.01 मोल। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन है 0.0224 लीटर ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पे देखो दे रखा है वाटर वेपर मतलब पानी का भाप, यानी गैस में है पानी। यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है। ऑल्सो दे रखा है 1 atm और 273 के, यानी STP आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस या कह लो 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर, ठीक। यहाँ पे आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब मोल का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर यानी 0.00224 अपॉन 22.4। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे आप 100 या जिससे भी हो, 1 2 3 4 5, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इससे मुझे आसान हो जाता है करना, बस यही है। तो ऊपर जो है ये 224 बचेगा, नीचे 224 इंटू 10⁴ बचेगा, ये इतना बचेगा, ये कट जाएगा यानी 10⁻⁻⁴ मोल। ये तो काफ़ी कम हो गया है ना। अभी तक सबसे ज़्यादा ए वाला ही है 1 मोल, बाकी सब तो कम हो गए। डी ऑप्शन है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। तो डी में डायरेक्ट हमें मोल दे रखा है 10⁻³ मोल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि 1 मोल है सबसे ज़्यादा मोल। एक से कम ये भी 1 से कम है और ये भी 1 से कम है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो ये भी देखो क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी थी, आसानी से आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज द एलिमेंट्स x and y combine to form two compounds xy2 x3y2 when 0.1 mole of xy2 weighs 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weighs 9 gram, the atomic weight of x and y are। तो दो एलिमेंट्स हैं x और y, ये दोनों कंबाइन करके दो चीजें बना रहे हैं, xy2 और x3y2, ठीक। अब बोला गया है xy2 जो है इसका 0.1 मोल जो है उसका वेट 10 ग्राम है, और x3y2 का 0.1 मोल जो है, x3y का, सॉरी 0.1 मोल नहीं है, x3y2 का 0.05 मोल जो है उसका वेट 9 ग्राम है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी आपको मोल कॉन्सेप्ट ही लगाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, xy2 का मोल निकालते हैं xy2 का। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट, वेट हमें दे रखा है 10 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल भी हमें दे रखा है 0.1 हमें दे रखा है नंबर ऑफ मोल। तो 0.1 नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, x का जो एटॉमिक वेट होगा प्लस 2 इंटू वाई का एटॉमिक वेट, यही तो होगा भाई। xy2 है, जब H2O का आप निकालते हैं तो आप लिखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, यही तो आप लिखते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा x प्लस y2, सॉरी 2y इंटू 0.1 इक्वल टू 10। 0.1 इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 100 उधर जाके, ठीक है। टोटल मतलब 100 हो जाएगा, यानी x प्लस 2y की वैल्यू 100 आ गई। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास।
अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे दूसरे वाले से x3y2 से। तो बोला गया है x3y2 के लिए बोला गया है 0.05 मोल जो है वो वेट करता है 9 ग्राम। तो मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट x3y2 का कैसे लिखोगे, 3x प्लस 2y, है ना, 3x है और 2y है हमारे पास, इसी तरीके लिखा जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करो, 3x प्लस 2y इंटू 0.05 इक्वल टू 9। 0.05 उधर भेज देते हैं, ठीक। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 100 अपॉन 5। ये हमने कैसे किया पता चल रहा है ना, 0.05 हमने नीचे भेजा, फिर उसके बाद 100 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो ये 0.05 जो है वो 5 हो जाएगा और 9 जो है वो 100 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं 9, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 180 आ गया। यानी 3x प्लस 2y की वैल्यू आ गई 180। और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन है हमारा x प्लस 2y बराबर 100। एक इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 180। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ माइनस, और यहाँ पे भी माइनस लगा दो। तो ये x माइनस 3y यानी माइनस 2x बचेगा यहाँ पे, प्लस 2y माइनस 2y ये कट जाएगा, इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस 80। ये माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू 40 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल रख के y की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे इस वाले में अगर हम रख दें x की वैल्यू, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू रख दें तो 40 प्लस 2y बराबर 100। 2y बराबर 40 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 100 में से, 60 बचेगा, y बराबर 30 आ गया, ठीक। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। यानी x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 30, 40 का 30 आंसर हो जाएगा आपका, 40 30 यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था और एक ही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे भी लगा, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, है ना। चलते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। इफ एवोगाड्रो नंबर Na इज चेंज्ड फ्रॉम दिस टू दिस वुड चेंज। तो कहा गया है जो Na की वैल्यू होती है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बजाय 6.022 इंटू 10 की पावर 20 कर दी गई। तो क्या चीज चेंज हो जाएगा। पहला ऑप्शन है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो 1 मोल कार्बन में पहले इतने पार्टिकल्स थे, अब 1 मोल कार्बन में इतने पार्टिकल हैं, तो भाई पहले भारी रहेगा अब हल्का हो जाएगा, पार्टिकल क्योंकि कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख रहे हैं, रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो ये नहीं चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक इक्वेशन ले रहे बैलेंस, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक, ये इक्वेशन है। अच्छा एक ही चीज यहीं पे मैं और एक चीज आपको बता रहा हूँ, जब हम लिखते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, है ना, 1N2 प्लस 3H2। तो ये जो 1 3 और 2 है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, और ये सॉरी कोफिशिएंट नहीं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और जो स्टोइकियोमेट्री होती है या फिर ये जो नंबर्स होते हैं, ये आपको या तो मोल शो करते हैं या फिर नंबर शो करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम और एटम, ये चीज दो चीजें शो करते हैं। तो मतलब आप इस इक्वेशन को इस तरीके से कह सकते हो कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ के 2 अमोनिया बना रहा है, या फिर आप इसको इस तरीके से कहते हो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से जुड़ के 2 मोल अमोनिया बना रहा है। यानी आप इसको मोल के फॉर्म में कह सकते हो या फिर नंबर के फॉर्म में कह सकते हो, ठीक। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, और इसमें जो ये नंबर्स होते हैं ये मोल को फॉलो करते हैं या फिर नंबर को फॉलो करते हैं, ठीक, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अब यहाँ कहा गया है रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब अगर हम मोल को इससे चेंज करके इस पे ला देंगे तो ये कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कभी भी चाहे भाई मोल, चाहे मोल की वैल्यू चाहे ये हो चाहे मोल की वैल्यू ये हो, हमेशा 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से जुड़ेगा और 2 ही मोल अमोनिया बनेंगे। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं मोल की क्या वैल्यू है, मोल की वैल्यू तुम 2 रख दो, है ना, कह दो 1 मोल में सिर्फ 2 होता है,
तब भी हमारा 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से जुड़ेगा और 2 मोल अमोनिया बनेंगे। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, सी ऑप्शन, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, ये भी नहीं हो सकता। क्या H2O जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, है ना। तो क्या मोल चेंज होने से ये रेशियो चेंज हो जाएगा क्या? एक ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ने लगेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, ग्राम में मास की यूनिट जो है, जैसे हम मान लेते हैं एक हमारे पास एप्पल है, उसको हमने तौलाया और उसमें 10 ग्राम का एप्पल था। अब चाहे तो मोल चेंज कर दो या फिर चाहे जहां ले जाओ इस एप्पल को, इसका मास जो है वो हमेशा 10 ग्राम रहेगा। चाहे मोल चेंज कर दो चाहे मोल खत्म ही कर दो। ठीक, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है ना, ये नहीं चेंज हो सकता। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल। अब ये भी काफी आसान है। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी करते हैं हम, देखो यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। 1.8 ग्राम वाटर, ग्राम में दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी 1.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18, यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 10 से नीचे, तो 18/180, हाँ 0.1 आ गया। ठीक, 18 ग्राम ऑफ वाटर यानी 18 अपॉन 18 कितना आ गया? 1 मोल। 18 मोल ऑफ वाटर, डायरेक्ट दे रखा है 18 मोल, ये सब मोल है, ये भी मोल है। 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये तो काफी कम हो जाएगा। 18 मॉलिक्यूल से अगर आपको निकालना होगा तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर, यानी गिवन नंबर 18 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो बहुत कम आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आ गया। ठीक, एक ही बार टाइम लगता है, बाकी फिर टाइम नहीं लगता। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 18 मोल है। ठीक, 6 पे आ जाओ। 6 क्वेश्चन, a mixture of gases contain hydrogen oxygen gases in the ratio 1:4 weight by weight. What is molar ratio of two gases in the mixture? अब देखो एक कहा गया एक गैस का मिक्सचर है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो उस वेट के हिसाब से 1:4, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वेट के हिसाब से 1:4, यानी आप कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन है उसका वेट 1 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है उसका वेट 4 ग्राम है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। ठीक है, ये रेशियो है दोनों। ठीक, तो ग्राम के हिसाब से रेशियो दे रखा है और पूछा गया मोलर रेशियो, यानी मोल के हिसाब से रेशियो बताओ, मतलब हाइड्रोजन के कितने मोल हैं ऑक्सीजन के कितने मोल हैं उसका रेशियो निकाल लो। तो निकालते हैं, ऊपर हाइड्रोजन के मोल रखते हैं और नीचे ऑक्सीजन के मोल रखते हैं। मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट हम 1 ग्राम मान ले रहे हैं इसका। ठीक है, हाइड्रोजन का, तो 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन का 2, नीचे मोल इक्वल टू मॉलिकुलर वेट, मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट ऑक्सीजन का 4 दे रखा है, मॉलिकुलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है? 32, है ना। O2 है, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम की होती है, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम। ठीक, तो 2 मोल ऑक्सीजन वही 32 ग्राम, है ना। बस इसी को सॉल्व करना है, यानी अब 1/2 इंटू 32/4। ठीक, तो 2 से ये जाएगा, पहले 4 से काट दो, 4×8 32, फिर 2 चौक 8, यानी 4/1, 4:1 आ गया ऑप्शन। ठीक, तो इजी है ये भी, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4:1। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे, एक सेकंड, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एमंग द फॉलोइंग, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? ए ऑप्शन है 44 ग्राम CO2। तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। वेट जो होता है CO2 का 44 ग्राम दे रखा है, मॉलिकुलर वेट CO2 का आप निकालोगे 44 ही आएगा। ठीक है, CO2, कार्बन जो होता है इसका 12, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, यानी 12 + 32, 44। ठीक, ये आपको बाद में याद हो जाता है धीमे धीमे किस मॉलिकुलर वेट किस कई चीजों का, ये कट जाएगा 1 मोल आ जाएगा। तो 1 मोल CO2 है यहाँ पे। और देखो मॉलिक्यूल पूछा गया है तो एटम की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक, एटम पूछा गया होता तो हम देखते हैं कि CO2 जो है इसमें 3 एटम, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल पूछा है तो एटम की कोई फर्क नहीं। बी देखते हैं, 48 ग्राम O3, तो मोल इक्वल टू वेट, यानी 48, O3 का मॉलिकुलर वेट यानी 16 इंटू 3, 16 3 या 48, ये लो, ये भी 1 मोल आ गया। सी देखते हैं, 8 ग्राम H2, 8/H2 यानी 2, आ गया 4 मोल। डी देखते हैं,
64 ग्राम SO2, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट यानी 64 अपॉन SO2 का मॉलिकुलर वेट कितना आएगा, देखो SO2, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन 2 है तो टोटल 32 आ जाएगा ना, 16 इंटू 2 32, 2 2 4 3 3 6 64 ही हो गया, ये भी 1 मोल। सबसे ज्यादा किसके मोल हैं, हाइड्रोजन के, यानी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, 7th, 8th पे आ जाओ। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस का क्या मतलब है, मतलब ऐसा गैस जिसमें 3 एटम है, ठीक, 3 एटम्स, उसको ट्राई एटॉमिक गैस कहते हैं। जैसे ओजोन गैस O3, ठीक है। तो यहाँ पे दिया नहीं गया कौन सी गैस है, बोला गया एक ट्राई एटॉमिक गैस है जिसका 0.1 मोल जो है हमने लिया है, उसमें कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम पूछा गया है, कितने एटम होंगे ये बताओ। तो पहले कितने मॉलिक्यूल होंगे ये निकाल लेते हैं। तो हमें वो रखा है, दे रखा है, मोल दे रखा है 0.1 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, N अपॉन Na वाला, n अपॉन नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है n, और Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, यही निकाल लो। अब ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 6.022 इंटू 10⁻22, ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारे पास इतने जो है मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमें मॉलिक्यूल नहीं बताने हैं, हमें एटम बताने हैं। और ट्राई एटॉमिक गैस है मतलब हर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 18 आ जाएगा ना। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0.36 जा 18, 18.066 इंटू 10⁻22। तो यहाँ पे हमारा, अच्छा एक पॉइंट हम यहाँ पे वो करेंगे, मतलब इधर की ओर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करोगे तो 22 जो है 23 हो जाएगा, तो 1.806 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो 8th हो गया, 9th पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में होंगे। तो देखो यहाँ पे गैस एट एसटीपी लिखा है, गैस एट एसटीपी लिखा है, तो इसमें हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 15/22.4, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। बी में देखते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 5/22.4, इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं। सी में देखो, अब यहाँ पे गैस तो रखा है लेकिन एसटीपी नहीं दे रखा है, और यहाँ पे वेट दे रखा है, देखो 0.5 ग्राम, तो वेट वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट यानी 0.5 अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन का 2, डी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखो गैस तो दे रखा है लेकिन एसटीपी नहीं दे रखा है, और यहाँ पे वेट दे रखा है, तो वेट वाला फॉर्मूला देगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट यानी 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट यानी सॉरी O2 का 32 हो जाएगा। ठीक, अब हमें देखना है किसका सबसे ज़्यादा मोल्स आ रहे हैं, तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। तो देखते हैं, पहले ये देख लो, ये हो जाएगा 5/20, 5 चौक 20 यानी 0.25। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते थे, है ना, 0.25 मोल आ गया। 10/32 आप काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 5/16, तो ये भी आप, एक सेकंड रुको यार, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। पाँच डिवाइडेड बाई 16, 0.31। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 22.4, 0.66, फिर 5 डिवाइडेड बाई 22.4, 0.22। हाँ ठीक है, तो अब देख लो किसका मोल सबसे ज़्यादा है, एक ऑप्शन सही है ना, सबसे ज़्यादा मोल इसी का आ रहा है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, 15 लीटर ऑफ H2 में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 9th हो गया, 10th पे आते हैं। सही है ना, कुछ गलत तो नहीं है इसमें, कोई गलती होगी तो बताना। ठीक है, 10th पे आते हैं।
विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है, ठीक है। तो देखते हैं ए में सबका वेट दे रखा है, तो मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, N2 का कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 28, ठीक है। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 इंटू 2 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 1/4 मोल आ गए। बी दे रखे हैं, बी कौन सा 2 ग्राम H2, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी 1 मोल। सी देखो वेट यानी 16 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट NO2 का कितना होगा, N का 14 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, 4 2 6 3 1 4 46, ठीक है 16 अपॉन 46। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 8 16 23, अभी यहीं पे छोड़ दो, सी हो गया। डी देख लेते हैं, 16 ग्राम O2, 16 अपॉन O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 यानी हाफ मोल, ठीक है। अच्छा इसको लगभग 24 मान लो, 8/24 लगभग मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 8 3 24 होता है ना, 1/3 मोल हो जाएगा। अब देख लो किसका मोल सबसे ज़्यादा है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, सबसे ज़्यादा यही है, यानी बी ऑप्शन। हर बार ऑक्सीजन जा रहा है और आंसर, तो 2 ग्राम ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मोल इसमें है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th हो गया, 11th आ जाओ। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3, 4.2 ग्राम NH3 में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑब्वियसली तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट हमें दे रखा है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट हमें दे रखा है 4.25 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है NH3 का 17 होता है शायद, नाइट्रोजन का होता है 14, 3 हाइड्रोजन, हाँ 17 हो गया, 4 पॉइंट अपॉन 17, तो इतने मोल आ गए। अच्छा अब नंबर निकालना है, तो जितना मोल हो उतने इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स होंगे, है ना। एटम पूछा गया है ना, नंबर ऑफ एटम पूछा गया है, देखो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल का हमने यहाँ पे निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाले हैं, ठीक। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, अब टोटल एटम कितने यहाँ पे 4 एटम है, तो हमें 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। तो करके देखते हैं। अब इसको मान लेते हैं 4.25 जो है, इसको 4 गुना करेंगे आप 17 आ जाएगा, 4.2 इंटू 4 करेंगे आप 17 आ जाएगा, ठीक है। तो 4.25 इंटू मतलब 4 गुना आप करेंगे 17 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, यानी 6.02 इंटू 10⁻23, यही ऑप्शन आ गया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए कभी कभी जो मोल की वैल्यू होती है, जैसे 6.02 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, 6.02, इसको डायरेक्ट 6 यूज़ कर लेते हैं, है ना, 6 इंटू 10⁻23, ऐसा भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं ये लोग, तो इसी वजह से यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 लिखा है। 11 हो गया, 12 पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% ऑफ आयरन बाई वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्सीमेटली 67200, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो देखो हीमोग्लोबिन का हमें मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मॉलिक्यूल का वेट, और एक मॉलिक्यूल का वेट हमें दे रखा है 67200। अब बोला गया है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें 0.334% आयरन होता है बाई वेट, मतलब इसके वेट का 0.334% आयरन है, तो ये इसका वेट है एक मॉलिक्यूल का, इसका 0.334% जो है आयरन है, तो ये हमारा आयरन निकल आएगा। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको काट दोगे, 0.334672 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.334 इंटू 672, 224.4 आ गया, ये हो गया 224.4, ठीक है। तो इतना हमारे पास क्या है, इतने ग्राम हमारे पास आयरन है एक मतलब उसमें एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। तो टोटल आयरन कितने, आयरन के टोटल कितने एटम होंगे पूछा गया है। तो देखो एक आयरन का एटम कितना कितना भारी होगा, 56 ग्राम, ठीक है। ग्राम में आप अगर कह सकते हो 56 ग्राम, क्यों, क्योंकि आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता है, यहाँ पे दे रखा है। तो एक आयरन जो है वो 56 ग्राम का है, और टोटल हमारे पास इतने आयरन है, तो डिवाइड कर दो इसी से, आंसर आ जाएगा।
224.4 अपॉन 56 करो, 224.4 डिवाइडेड बाई 56, 4.007, 4.007 लगभग 7, सॉरी लगभग 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो मोल का आंसर था भी नहीं, मोल का क्वेश्चन था भी नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसमें मोल का कुछ था ही नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको बस मतलब मैथ लगानी थी बस। क्वेश्चन 12 हो गया, 13 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन 13 है हमारे पास, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या होता है, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो हमारे पास मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के 1 लीटर एयर में, 1 लीटर जिसमें 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपको भी पता है एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है ना। तो हमारे पास 1 लीटर एयर है जिसका 21% ऑक्सीजन है, यानी 0.21% लीटर ऑक्सीजन है, ठीक है। 1 लीटर एयर में 0.21 लीटर ऑक्सीजन है। अब हमें मोल्स निकालना है, तो मोल के लिए अब देखो क्योंकि एसटीपी दे रखा है और साथ में ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, तो हम गैस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम वाला। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम 0.21 लीटर अपॉन 22.4। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो तो 0.21 डिवाइडेड बाई 22.4, 0.0093, 0093, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। सेकंड 14th क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस। तो हमारे पास N3 माइनस है। अब देखो, अब बोला गया इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है तो 3 इंटू 5 कर देंगे, साथ में एक एक्स्ट्रा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो +1 कर देंगे। टोटल इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक मतलब नाइट्रोजन के अंदर, मतलब वैलेंस सेल में। तो 5 से 15 + 1 16, 16 इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस सेल में होंगे N3 माइनस के, ठीक है। एक N3 माइनस के वैलेंस सेल में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है 4.2 में, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। मोल इक्वल टू वेट यानी 4.2 अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट N3 माइनस का कितना होगा, मतलब एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 3 नाइट्रोजन है, 14 3 42, ये मॉलिकुलर वेट होगा 42, यानी 0.1 आ गया, 0.1 मोल, ठीक है। तो इतने हमारे पास नाइट्रोजन है, इतने हमारे पास N3 माइनस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 0.1 मोल इंटू 16, हर एक में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, यानी 1.6 मोल। और इसी 1.6 मोल को आप क्या लिख सकते हो, 1.6 Na, है ना। मोल की जगह आप Na भी लिख सकते हो ना, क्योंकि एक मोल क्या होता है, यही तो होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यही तो मोल होता है। तो आप 1.6 Na भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन देख रहे हो आप, 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूले के हिसाब से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है। 14 हो गया, 15 पे आ जाओ। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन इतने CO मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स, ये मैंने बताया था, ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो तो उसका मतलब मोल होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब हमें मोल निकालना है ऑक्सीजन का, किसके अंदर, CO के अंदर। और कितना CO है हमारे पास, ये दिया है, CO का नंबर दिया है, तो नंबर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मोल इक्वल टू गिवन नंबर यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये कट जाएगा और ये कटेगा, यानी 10 आ जाएगा टोटल, यानी 10 मोल हमारे पास CO है, ठीक है। अब पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली 10 मोल CO है, मतलब हमारे पास 10 मोल C है, इसका नाम 10 मोल O है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं तो हमने कहा 10 मोल CO है, ठीक है। तो 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, आसान है। अगर कोई और मॉलिक्यूल होता, जैसे हम कह रहे हैं, मान लेते हैं हम कि CO की जगह CO2 दिया होता, CO2 दिया होगा और हमारे पास CO2 के 10 मोल आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीख लो। मान लो अगर यहाँ पे CO की जगह CO2 दिया होता और 10 मोल आते हैं। अब बोला जाता है कार्बन के कितने मोल हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, तो इसमें कार्बन के 10 मोल होते हैं और ऑक्सीजन के 20 मोल होते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, जुड़ के CO2 के 10 मोल बनाते हैं।
समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना ऑक्सीजन है, जितना कार्बन है उसके 2 गुना ऑक्सीजन है। तो जब हम कह रहे हैं 10 मोल CO2 है हमारे पास, तो हमारे पास 10 मोल कार्बन के एटम्स हैं और 20 मोल ऑक्सीजन के एटम है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 गुना है कार्बन के। ठीक है, तो इस वजह से 10 मोल हमारे पास क्या है, कार्बन के एटम है, और 20 मोल हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स है, ऑक्सीजन के एटम। ठीक, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16th पे। रेशियो ऑफ Cp एंड Cv ऑफ अ गैस X इज 1.4, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस X प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ इट एट Ntp। तो बोला गया है कि Cp Cv का रेशियो X दिया है। देखो Cp Cv जो होता है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो इस जगह पे। Cp बाई Cv का जो रेशियो होता है, ये गामा कहते हैं इसे, और गामा की वैल्यूज हमें कुछ चीजें बताती हैं। जैसे गामा की वैल्यू अगर 1.66 है तो मोनो एटॉमिक गैस होती है, यानी एक एटम की गैस है। गामा की वैल्यू 1.4 है तो डायटोमिक गैस होती है, जैसे H2 हो गया, है ना, O2 हो गया, ये इन सब के लिए गामा की वैल्यू कितनी होगी, 1.4। गामा की वैल्यू 1.03 है तो मतलब ट्राई एटॉमिक गैस है, जैसे O3 हो गया। ठीक है, इसके लिए गामा की वैल्यू 1.03 होगी। मोनो एटॉमिक गैस जैसे कोई भी मान लो, जैसे नियॉन गैस मान लो। ठीक है, तो नियॉन गैस जो होगी उसके लिए मोनो एटॉमिक, क्योंकि ये अकेले रहती है तो इस वजह से 1.66 वैल्यू होगी। तो ये आपको रटा होना चाहिए, अलग चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का नहीं। ठीक है, तो 2 चैप्टर को मिला के ये क्वेश्चन है। अब बोला गया है कि 1.4 है वैल्यू, यहाँ पे देखो लिखा है 1.4 है एक्स की वैल्यू, गामा की वैल्यू 1.4, यानी डाई एटॉमिक गैस है, यानी उसमें 2 एटम्स हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस एक्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ इट एट एनटीपी। देखो एनटीपी दिया रहे तब भी आप वो फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 होता है। अगर एसटीपी दिया रहे तब भी लगा लेना, एनटीपी दिया रहे तब भी लगा लेना, क्योंकि कोई ज्यादा, क्योंकि कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी दिया रहे आप लगा लेना फॉर्मूला, एसटीपी चाहे एनटीपी। तो नंबर ऑफ मोल हम निकालेंगे, वॉल्यूम दिया है हमें 11.2 लीटर अपॉन 22.4, ये 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 0.5 मोल हमारे पास क्या आया, गैस आई, गैस का है, और गैस कितने मॉलिक्यूल से बनी हुई है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल हैं 0.5 मोल मॉलिक्यूल्स आए हमारे पास। लेकिन गैस में एटम्स कितने हैं, 2 एटम, क्योंकि ये डाई एटॉमिक गैस है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डाई एटॉमिक गैस की। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 इंटू 2, यानी 1 मोल हमारे पास एटम्स होंगे। ठीक, 1 मोल एटम होंगे, और 1 मोल एटम का मतलब कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम हमारे पास है। और यहाँ पे देखो पूछा गया है क्या, एटम पूछा गया है। अगर मॉलिक्यूल पूछा होता तो हम डायरेक्ट आंसर टिक कर देते 0.5 मोल, लेकिन एटम पूछा गया है तो इस वजह से 1 मोल, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिला के आंसर क्वेश्चन आया। तो 16 हो गया, 17 पे आ जाओ। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज, बहुत ही आसान है ये तो, अभी ये मैंने सिखाया भी था। CO2 में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कि CO2 के कितने मोल हैं हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट दिया है 4.4 अपॉन मॉलिकुलर वेट 44 होता है CO2 का, यानी 0.1 मोल। अच्छा, अगर मैं लिखूं हमारे पास एक CO2 का मॉलिक्यूल है, एक अकेला CO2 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस एक अकेले CO2 में एक कार्बन है और एक, सॉरी, 2 ऑक्सीजन है, यही तो मतलब हुआ। एक CO2 मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। ऐसे ही मैं कहूं कि 10 CO2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 10 कार्बन है और 20 ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 गुना है। ऐसे ही मैं कहूं मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23, एक मोल मॉलिक्यूल है CO2 के। क्या मतलब हुआ इसका, हमारे पास 1 मोल कार्बन के एटम है और 2 मोल ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास 0.1 मोल CO2 है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन के एटम हमें बताने की, ऑक्सीजन का कितना एटम है। इसको 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 एटम है ना, हर एक CO2 में 2 एटम है ऑक्सीजन के। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 मोल आ गया, या इसी को आप देख सकते हो 0.2 इंटू 6 इंटू, एक मिनट, 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आगे आ जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, 0.12
0.04 ये आ जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 छंग 12, 1 2 3 नंबर, 1 2 3 यहाँ पे आएगा। 1 सेकंड, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं। 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 2 छंग 12, यही तो आया। 1 2 3 नंबर बाद डेसिमल, यानी 12.04 इंटू, 1 सेकंड, 3 नंबर बाद, अब दिमाग नहीं काम कर रहा। 1204 यानी 1.0204 इंटू 10⁻23, ये आंसर आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻23, ठीक। इन्होंने 6.02 के जगह सिर्फ 6 दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का, सॉरी 17 का ए। 18 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 18 है हमारा, 1 cc N2O at NTP कंटेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो सीसी का मतलब ही कई बार आपको नहीं पता होता है। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, और एक सीसी जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना। एक सीसी 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 1 ml N2O है हमारे पास एनटीपी पे, तो बताना है कितने इसमें। अच्छा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देखो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन, यानी हमें तीनों निकालना होगा। इसमें एटम कितने हैं, मॉलिक्यूल कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो पहले हम मॉलिक्यूल निकालते हैं, ठीक। तो मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम जो कि है 1 ml, इसको इंटू 10⁻³ करेंगे क्योंकि हम लीटर में चेंज करेंगे। वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना है, ध्यान देना। अपॉन 22.4, ठीक है, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स है, और 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब देखो 10⁻³ नीचे जाएगा तो ये 22400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.02 अपॉन 22400 इंटू 10⁻23। इतने हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो मॉलिक्यूल वाला ऑप्शन तो सही हो गया, है ना। बी वाला ऑप्शन देखो, 6.02 अपॉन 2200 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब क्या निकालना है, दूसरी चीज हम एटम निकाल लेते हैं। एटम कैसे निकालेंगे, देखो एक मॉलिक्यूल में N2O यानी 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन है हमारे पास और 1 ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में 3 मतलब एटम्स है, और टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास कितने आए हैं, 6.02 अपॉन 22400 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 1.8 हो जाएगा, ठीक है। इसको 0 हम अभी वो कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट इग्नोर कर दे रहे हैं, 6 मान ले रहे हैं। 1.8 अपॉन 22400 इंटू 10⁻23। अच्छा 00 और 23 अगर हम काट दें तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 अपॉन 224 इंटू 10⁻21, 21 आ रहा है हमारा, और यहाँ पे आ रहा है 22। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन देखो यहाँ 22 आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ना ही वो ऑप्शन, हो सकता है एक ही ऑप्शन सही हो। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं पहले, कितने इलेक्ट्रॉन है। अब एक नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में होते हैं। और ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 14 प्लस 8, तो 8 4 12, 2 1 3, 32 हो गया ना, नहीं 1 1 2, 22 हो गया ना, 14 8 22, हाँ। तो 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक N2O के मॉलिक्यूल में, और टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं, 6.02 अपॉन 22400 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, और हर एक में 22 इलेक्ट्रॉन है। तो 22 और 6.02 मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, इंटू 6.02, 132.44, 132, सॉरी 1.32 नहीं, 132.44 आया था ना, 132.44 अपॉन 22400 इंटू 10⁻23, इतने आए। लेकिन यहाँ पे देखो दे रखा है 1.32 अपॉन 224, तो ये तो आ सकता है। देखो 00 जब यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस आगे खिसक जाएगा, यानी 1.3244 अपॉन 224 इंटू 10⁻23, ये तो सही हो गया। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है। नीचे साहब ये 00 जब हटाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन वो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास, तो ये मतलब सी वाला ऑप्शन भी हमारा सही है।
तो अब ए वाला ऑप्शन थोड़ा हम वेरीफाई करते हैं, कोई गलती होगी कहीं पे। इसको पहले इरेज करते हैं, जो हमने इसको काट दिया है पूरा इरेज कर लेते हैं, फिर से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके देखते हैं। तो बोला गया कितने एटम्स हैं, तो देखो मॉलिक्यूल कितने हमारे पास 6.02 अपॉन 22400 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और हर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 6 जा 18, और 2 नंबर बाद डेसिमल, 1 सेकंड, 1806 आया, और 2 नंबर बाद डेसिमल यानी 18.06 इतना आया, अपॉन 22400 इंटू 10⁻23। अच्छा यहाँ पे हमने 18.06 लिखा है, ऑप्शन में देखो 1.8 है, यानी एक डेसिमल इधर शिफ्ट किया गया है। तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे तो नीचे से एक जीरो चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.806 अपॉन 2240 इंटू 10⁻23। अब ये एक जीरो, ये 23 जीरो, एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 22, यानी हो जाएगा 1.8 अपॉन 224 इंटू 10⁻22, यानी ये भी आ गया आंसर। तो आपके 3 ऑप्शन है, तीनों सही हो जाएंगे। ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स आए, ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, और ये एकदम नीचे वाला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, डी ऑल ऑफ द, ठीक। तो बस इतने ही क्वेश्चन आपको करने थे, दी एंड, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा अगला वीडियो चाहिए, या फिर किस चीज़ पे अगला वीडियो चाहिए, ठीक है। तो जिस भी चीज़ पे अगर आपको टॉपिक जो भी आपको टफ लगता हो वो टॉपिक बताइएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, और लास्ट में हम PYQs भी करेंगे, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।